बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बल्कि ये पूरा चैप्टर है दी सेल, 9th बायोलॉजी से। ये मैंने अपने एक नोट्स बनाए हुए हैं प्रॉपर ऑर्डर के अंदर, हैं उसी तरह बुक की सीक्वेंस के साथ, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चंस और आंसर जो है वो इसमें जो है वो मैंने तरतीब से बनाए हुए हैं। तो इसको कोशिश किया जाएगा कि 1 शॉट में कंप्लीट कर दिया जाए, अदरवाइज़ फिर 2 या 3 शॉट्स में ये जो है वो बनेगा, क्योंकि एक थोड़ा लेंथी चैप्टर भी है। तो हमारा चैप्टर है दी सेल। हमने ओवरऑल अब सेल पे बात करनी है, सेल क्या होता है। तो सेल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो सारी की सारी सेल पर डिपेंड करी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे व्हाट इज़ सेल। सेल को आप डिफाइन कैसे करेंगे। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी यूनिट है, वो सेल है। इस मीन्स के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी सेल से बनी हुई है, और उस बॉडी के तमाम फंक्शंस भी जो है वो सेल ने करने होते हैं। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे एक बिल्डिंग बनी होती है, उसके अंदर ईंटें या ब्लॉक्स लगे होते हैं, तो वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर सब ब्लॉक्स मिलकर जो है ना एक प्रॉपर एक बिल्डिंग बन जाती है। तो वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि उसको बिल्ड कर रहे होते हैं, उसको तामीर कर रहे होते हैं। तो सेल भी जो है वो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सेल्स वेरी इन शेप एंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अच्छा, जितने भी सेल हैं वो अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर वो उनके फंक्शन पर डिपेंड करी होती है कि किस तरह का उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है। उनकी स्ट्रक्चर भी उसी तरह से होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्किन सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, तो ये तमाम के तमाम हैं तो सेल। लेकिन इनके जिस तरह से फंक्शंस हैं, तो ये इनकी स्ट्रक्चर भी उसी फंक्शन पर बेस कर रही होती है, और उनकी शेप और उनकी स्ट्रक्चर उसी तरह से मॉडिफाई होती है। जैसे रेड ब्लड सेल होते हैं तो वो बायकनकेव होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करना होता है, तो इस वजह से उनकी शेप बायकनकेव बनाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक, discovered cell when he examined a thin slice of cork tissue under a compound microscope. रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक थिन स्लाइस ली कॉर्क की। कॉर्क एक किस्म की वुड होती है, उसके टिश्यूज़ लेके उसकी थिन स्लाइस को जो है ना उसने माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, तो वहाँ से उसने सेल को डिस्कवर किया था। कैसे किया था। ही ऑब्जर्व सेल्स एज एम्प्टी चैम्बर्स विद थिक आउटर कवरिंग्स, नो सेल वॉल, कॉल्ड देम सेल्स। उस वक्त जो उसने ऑब्ज़र्व किया था कि जैसे ये छोटे छोटे से इस तरह से चैम्बर्स हैं, खाली एक दूसरे के करीब करीब ऐसे, वो अंदर से उसको खाली नज़र आ रहे थे, और लेकिन वो जो ये चैम्बर्स थे, इनके इर्द गिर्द एक थिक लेयर थी, थिक लेयर। आज उस थिक लेयर को जो है वो सेल वॉल का नाम दिया जाता है, क्योंकि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, तो इसलिए ये एक और टिश्यू जो है ये प्लांट ही था, तो वो अंदर से खाली था, तो इसको उसने जो है वो स्पेस का नाम दिया। तो उसने इस चीज़ को रिजेंबल भी किया था किस चीज़ के साथ, जैसे सेल, यानी कि इसका नाम कैसे रखा गया था, जैसे एक जेल होती है या मोनास्ट्री होती है, वहाँ पे छोटे छोटे रूम्स होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ साथ लगे होते हैं, तो वो अंदर से खाली होते हैं, लेकिन उनकी 7 दीवारें होती हैं, तो वो एक तरतीब के साथ, एक अरेंजमेंट के साथ होते हैं, तो वो उनको भी सेल कहा जाता है। तो इस मुनासबत से उसने इनको भी नाम जो है वो सेल का दिया था, तो आज तक इसका नाम सेल ही चला आ रहा है। तो ये जो बैटरी सेल होता है ना, वो वाला सेल से इसकी मुनासबत नहीं है, बल्कि ये रूम से इसकी मुनासबत है। छोटे छोटे रूम्स जैसे होते हैं ना, एक तरतीब के साथ। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेल्स वर ऑब्जर्व्ड। उसके बाद 1831 में एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ब्राउन, उसने जो है वो न्यूक्लियस को देखा था, उस ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं या पार्ट्स हैं वो डिस्कवर होना शुरू हो गए। तो आगे फिर ऑर्गेनेल्स का जिक्र आएगा, उसमें देखेंगे कुछ का जो है वो डिस्कवरी के बारे में भी बयान हुआ है, और उसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट द टर्म्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स।
दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, यूनि मीन्स वन, और मल्टी का मतलब होता है मैनी, ज़्यादा। ठीक हो गया। अब यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, यस, एक ही सेल होता है उनकी पूरी बॉडी, जैसे कि बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, यूग्लिना है, ये तमाम के तमाम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका एक ही सेल होता है, यानी वो पूरा एक ही सेल उनकी पूरी बॉडी होती है, वो पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म होता है और वही उनकी लाइफ होती है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस की तादाद में जो है वो सेल्स होते हैं, जिसमें हमारी एग्जांपल आ जाती है ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल से जो बना होता है वो यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, जो मैनी सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ओनली वन सेल मेक्स अप द होल ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल जो है वो पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं जिसमें मिलियंस या ट्रिलियंस की तादाद में जो है वो सेल मौजूद होते हैं। क्योंकि सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, नज़र नहीं आता, तो इस वजह से ये यूनिसेलुलर तो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो मल्टी सेलुलर में मिलियंस जब सेल आपस में मिलते हैं तो उनका एक मैस बन जाता है, तो वो मैस फिर ऐसी बात है इतनी ज़्यादा सेल से जब मिलकर बना हो तो वो एक थिक सा बन जाता है जो हमें नज़र आता है। द सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस, एक ही सिंगल सेल जो है ना ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो है वो सेल्स प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हुए होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, उस ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर, यानी कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं ना वो मिलकर टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। फिर सिमिलर जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रुप फॉर्म में मिलकर ऑर्गन्स बना रहे होते हैं। फिर उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब जैसे टिश्यूज़ के आपने नाम सुने होंगे, स्किन टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ जिनको कहा जाता है, नर्वस टिश्यूज़ होते हैं। तो इस तरह से वो सेल्स की प्रॉपर जो है वो एक ग्रुपिंग हुई होती है। नेक्स्ट है यूजुअली माइक्रोस्कोपिक, मतलब ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और इधर क्या होता है कि वो सेल जब मिलियंस ऑफ सेल मिलते हैं तो फिर हमें नज़र आते हैं। सेल्स वर्क टुगेदर बट हैव डिफरेंट रोल्स, यहाँ सेल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, ग्रुपिंग में होते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, तो इस तरह से उनकी वर्किंग जो है वो चल रही होती है। इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म आगे कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो ज़्यादातर जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस है ना वो इनके अंदर होता है। बाइनरी फिशन का मतलब है स्प्लिट इनटू टू, यानी एक सेल होता है इस तरह से, वो डिवाइड होता है तो इस तरह से दो सेल बनते हैं। अच्छा, बायो के अंदर जो डिवीज़न है और मल्टीप्लिकेशन है वो सेम है। अब जैसे ये सेल है, मैंने बीच में से इसको काट दिया, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड होगा तो ये दो सेल बनाएगा, एक ये वाला एक ये वाला, इस तरह से दो सेल नए बनेंगे। तो ये देखें इस तरह डिवाइड होके भी दो सेल बने हैं, और अगर हम इनको यूँ कहेंगे एक से दो हुए हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन भी हुई है। इसी तरह से आगे दो दो सेल मज़ीद बनाएंगे तो ये नंबरिंग में बढ़ते जाएंगे, एक से दो, दो से चार, मतलब मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो एट अ टाइम डिवीजन भी हो रही होती है, साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है। दे ग्रो एंड डेवलप थ्रू सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल का नंबर बढ़ता है, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, और ग्रो जब वो करते हैं तो उनकी बॉडी के सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो सेल हैं वो एक सेल से आगे डिफरेंट सेल्स बनते हैं, और वो जैसे एक सेल है उसने डिवाइड किया, आगे कुछ उनमें से स्किन सेल बनाएगा, कुछ जो है वो लीवर सेल्स बनाएगा, कुछ नर्वस सेल बनाएगा, न्यूरॉन्स। तो ये इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं कि हर सेल जो है वो अपने अपने पार्ट्स को जो है वो डेवलप करेगा। उसके बाद आते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। अब ये किस बुनियाद पे इनकी डिफरेंशिएशन है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, और जिनके सेल में न्यूक्लियस होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स होता है बिफोर, प्रो वर्ड जो है ना, प्रो इसका मतलब होता है बिफोर, और कैरियोट कैरियन से निकला है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब बिफोर न्यूक्लियस, ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस इमर्ज होने से पहले वाले थे।
एंड दूसरी तरफ अगर देखें तो यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है सेल के अंदर। ऑर्गेनिजम्स whose cells do not have a nucleus, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, हम उनको प्रोकैरियोट्स कंसिडर करते हैं। एंड सेकंड जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स whose cells have a true nucleus, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस मौजूद होता है। जैसे ये अब ये ना, तो ये इनका सेल होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, जबकि अगर इनके सेल की बात करें तो इनका जो है वो सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो इनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। देयर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए इज फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, इनका जो डीएनए होता है वो ऐसे जो है ना वो डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि ये इस तरफ को हर तरफ मूव नहीं करता, एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर होता है, उस रीजन को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड, जहाँ पर जो है वो जहाँ पर इनका डीएनए पड़ा होता है, उस रीजन को जो है वो हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। और यहाँ पर जो कि प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, उस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, जिसकी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इस तरह से डीएनए पड़ा होता है प्रॉपर एक फॉर्म के अंदर, उस फॉर्म को कहते हैं क्रोमैटिन। डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होती, वो एब्सेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। दे आल्सो हैव मेम्ब्रेन अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और इस तरह अगर हम कंपैरिजन भी करें तो प्रोकैरियोट्स हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट सेल होता है और यूकैरियोट्स हमारे पास मोस्ट कम्प्लेक्स सेल के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाता है। प्रोकैरियोट्स सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड आर यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल वाले, और बहुत सिंपल होते हैं, इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। जबकि दूसरी तरफ देखें तो ये हमारे पास मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। कुछ इनके अंदर यूनिसेलुलर हैं जैसे कि प्रोटिस्ट हैं, और कुछ जो है वो हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं जैसे ह्यूमन और प्लांट्स हैं। लेकिन इनके जो सेल होते हैं वो स्ट्रक्चर के अंदर कम्प्लेक्स होते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एसेक्चुअली, ज़्यादातर एसेक्चुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे बाइनरी फिशन है। और दूसरी तरफ देखें तो वो एसेक्चुअल भी होता है और सेक्चुअल भी होता है, यानी ये जो इसमें ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो एसेक्चुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स या प्लांट्स हैं या जो मल्टी सेलुलर हैं वो ज़्यादातर सेक्चुअल मेथड्स को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया है, आर्ची है। आर्ची भी एक बैक्टीरिया की ही फॉर्म है, लेकिन जो पुराने बैक्टीरिया थे ना, ओल्ड ट्रेडिशनल, उनको हम आर्ची कहते हैं। और इसके अंदर आपको पता ही है प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सारे जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक सेल जो होता है ना, एक सेल अगर हम इस तरह से कंसिडर करें तो एक सेल पर पूरा हमारे पास एक किस्म का यूनिवर्स है। एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, हम एक जनरल सी एग्जांपल लेके चलेंगे जिसका न्यूक्लियस भी होगा, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो वो ऐसे हम अगर तमाम चीज़ों को देखें तो हमें ऐसे लगता है जैसे एक पूरा यूनिवर्स है। तो हमने इसकी तमाम पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जिनको कहा जाता है। उसमें सबसे पहले आता है सेल वॉल। सेल वॉल बेसिकली एक आउटर लेयर होती है। व्हाट इज सेल वॉल? डिस्क्राइब इट्स लेयर, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। यहाँ पे ज़्यादातर स्ट्रक्चर और फंक्शन होंगे सेल ऑर्गेनेलीज के। सेल वॉल जो है ये सिवाय एनिमल सेल्स के बाकी तमाम सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। ये सेल की आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर, दो लेयर्स होती हैं सेल की, एक होती है सेल वॉल, एक होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, ये वाली नहीं होती। उनकी जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन का होगा। जबकि जो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा लेयर होती है सेल वॉल, जो उनको रिजिड बनाती है, उनकी बॉडी को सख्त बनाती है। अच्छा, सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स।
प्लांट सेल, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल तो प्लांट की दी गई है, लेकिन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि बैक्टीरिया भी है, इसके अंदर फंजाई भी है। तो सेल मेम्ब्रेन की भी आउटर कवरिंग होती है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन जहाँ पे मौजूद होती है तो ये उसके ऊपर मौजूद होती है, उसके ऊपर वाली कवरिंग होती है। इट इज़ रिजिड, सख्त होती है, तो इस वजह से एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। तो एनिमल की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सेल वॉल नहीं होती। अब अगर हम सेल वॉल को मज़ीद डिस्कस करें, एक्सपोज करें, तो हमारे पास आता है कि उनकी मज़ीद 3 लेयर्स हैं, जिसमें मिडिल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है और सेकेंडरी सेल वॉल है। इसमें से जो प्राइमरी और सेकेंडरी वो सेल वॉल हैं, ये तो सेल की लेयर्स हैं, सेल वॉल की लेयर्स हैं, बट जबकि मिडिल लैमेला जो है ये 2 सेल्स के बीच में एडजेसेंट लेयर को कहा जाता है। लाइक ये हमारे पास एक 2 प्लांट सेल हैं, ये ठीक है, या हम इधर से डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेल वॉल है कंप्लीट, लेकिन ये इस तरह से है कि ये जो दरम्यान वाली लाइन है ना, ये वाली, इसके राइट साइड पे एक अलग सेल है, इसकी लेफ़्ट साइड पे एक अलग सेल है। अब ये सबसे आउटर अगर लेयर देखें हमारे पास जो प्लांट की होती है, वो तो प्राइमरी वॉल होती है, सबसे आउटर। उसके बाद आती है ये ग्रीन वाली जैसी शो करवाएगी, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। फिर इसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन शुरू हो जाती है। सेम इसी तरह से लेफ़्ट सेल की भी ये प्राइमरी वॉल होगी और ये सेकेंडरी वॉल होगी, और उसके बाद जो है वो सॉरी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी। तो मिडल लैमेला जो है वो बेसिकली 2 एडजेसेंट सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये बीच में आ रही होती है इस तरह से, यानी 2 सेल्स होते हैं, उनकी जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं, आउटर वॉल्स, उनके बीच में मिडिल लैमेला होती है। मिडिल लैमेला का मतलब भी लेयर होती है, तो मिडिल मतलब बिटवीन, तो 2 सेल्स के बीच में आ रही होती है, जो स्टिकी इन नेचर होती है, जो उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा रही होती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि मिडिल लैमेला जो है वो प्राइमरी वॉल की कोई मिडिल लेयर है, ऐसा नहीं है, ये सबसे आउटर होती है। दो कि इसका नाम मिडिल है, लेकिन ये सबसे ऊपर होती है, लेकिन ये दोनों सेल्स की जो है वो मुश्तरका होती है, कंबाइन होती है। अब मिडिल लैमेला देखें, मेड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स की बनी होती है। और इसके अंदर एक और मटेरियल होता है, पेक्टिन उसको कहा जाता है, पेक्टिक एसिड्स होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर जो है वो इसकी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही होती हैं। ये स्टिकी नेचर होती है, जो नेबरिंग सेल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करती है, जैसे समद बाउंड होती है ना, हम 2 लेयर्स पे लगा के एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वो उनको स्टिक कर देती है, जोड़ देती है, तो इसका काम भी स्टिकी होता है। फिर आता है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी जो है ना, ये ट्रू वॉल होती है, हम इसको ट्रू वॉल कंसिडर करते हैं। ट्रू यानी कि हर सेल वॉल के अंदर या हर ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल वॉल होती है, उनके अंदर प्राइमरी वॉल जो है वो लाजमी होगी, उसके बाद मिडिल लैमेला लाजमी होगी, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है ये किसी सेल्स के अंदर होती है। कंटेन सेलुलोज फाइबर्स अरेंज इन क्रिस क्रॉस फैशन, इसके अंदर सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। सेलुलोज एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज जो है वो एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है। तो एक किस्म का मॉलिक्यूल है जिसका काम क्या होता है कि ये सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसको बना रहा होता है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस फैशन में होता है, क्रिस क्रॉस फैशन में, मतलब इसकी ऐसे धागे होते हैं, ये समझें कि सेलुलोज के धागे हैं, ऐसे धागे हैं। फिर ये इस तरह से क्रिस क्रॉस, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस, एक दूसरे के ऊपर एक पैटर्न इस तरह से होता है, फिर मज़ीद इस तरह से भी हो सकता है। तो इस तरह अगर ज़्यादा इसकी बन जाए अरेंजमेंट, तो ये इसको काफ़ी मजबूत बना देती है। जैसे आपने देखा होगा एक जाली होती है या मैश होता है, वेब होता है, कि उस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। उसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल। इनसाइड प्राइमरी वॉल के भी अंदर वाली साइड पे सेकेंडरी वॉल होती है। ये ज़्यादातर जाइलम वेसल्स के अंदर होती है, जो प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स होते हैं, जाइलम टिश्यूज़, उसके अंदर जो जाइलम वेसल्स होते हैं, ये उनके अंदर मौजूद होती है। ये थिक और रिजिड होती है क्योंकि इसके अंदर लिग्निन मौजूद होता है। इसके अंदर सेलुलोज फाइबर्स तो होते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें जो है ना कुछ फासले पे इस तरह से लिग्निन पड़े होते हैं ऐसे, जो इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, जो सीमेंटिंग का काम करते हैं।
ये इस तरह से, जैसे हम ना कोई हुक सी लगा देते हैं, ये हुकिंग का काम कर रहे होते हैं ये चीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 लेयर्स जो है ना, ये वाली 3 लेयर्स, ये मिलकर जो है वो सेल वॉल बना रही होती है। लेकिन उनमें से सबसे पहली लेयर ये होती है आउटर लेयर, इसको आप आउटर लेयर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये MCQ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आप इनर लेयर जो है ना, ये सेकंड लेयर वो सेकेंडरी वॉल है, और जो 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में आएगी या 2 सेल्स की प्राइमरी वॉल्स के बीच में जो आएगी वो मिडल लैमेला कहलाएगी, मिडल लैमेला। तो ये MCQs के हवाले से पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? टाइनी पोर्स ऑन सेल वॉल थ्रू विच नेबरिंग सेल्स फॉर्म साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस। अच्छा, ये जो सेल वॉल होती है ना, इसके बीच में छोटे छोटे इस तरह से सुराख होते हैं, ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए जो है वो मटेरियल्स आ जा सकते हैं सेल के अंदर भी और सेल से बाहर भी। चूँकि ये लेयर टफ़ होती है, ये किसी मटेरियल को डायरेक्ट अपने अंदर से पास नहीं होने देती, तो इस वजह से नेचुरली इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, तो वो मटेरियल्स इन पोर्स के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होते हैं। इन पोर्स को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो ये आपने याद रखना है। कंपोजिशन, प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है, और बैक्टीरिया के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, और फंजाई के अंदर जो है वो काइटिन होता है। ये आपने MCQ के लिए याद रखना है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि बताएं प्लांट्स और एल्गी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, सेलुलोज की है, बैक्टीरिया की किस चीज़ की है, पेप्टिडोग्लाइकन, फंजाई की किस चीज़ की है, काइटिन की है। इवन दो कि ये तीनों के तीनों पॉलीसेक्राइड हैं, बट इनकी स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना, ये पॉलीसेक्राइड प्लस प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो उसके साथ, या पेप्टाइड मॉलिक्यूल के साथ इसकी कॉम्बिनेशन होती है, तो इस वजह से हम इसको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद आता है फंक्शन। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? जिस ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्रोवाइड्स सेल स्ट्रक्चर एंड शेप टू सेल एंड प्लांट। इसका असल मकसद होता है सेल की स्ट्रक्चर और शेप देना। आप देखें ना, प्लांट्स कितने सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं, एक प्रॉपर शेप के अंदर होते हैं, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते, तो उसकी उस शेप को मेंटेन करने के लिए भी सेल वॉल होती है। या हम यूँ कह सकते हैं जैसे एक स्टेम होता है ना, तो वो स्टेम आप देखें एक स्ट्रॉन्ग होता है, जो सेल को प्लांट को मजबूती दे रहा होता है, सॉइल के अंदर उसको होल्ड करके रखता है। तो वो स्टेम के अंदर जो सेल होते हैं, उन सेल की सेल वॉल की वजह से ये उसको मजबूती मिल रही होती है। सेकंड पॉइंट भी इधर से ही है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन रखता है, डिवेलप करता है। यानी प्लांट सेल के अंदर जो है वो पानी चला जाता है और उससे एक प्रेशर डिवेलप होता है, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर, और उस प्रेशर को मेंटेन रखता है सेल वॉल। ठीक है, देखें लाइक एक सेल है, प्लांट सेल, वैसे इसकी शेप ये नहीं है, इसकी शेप ज़्यादातर इस तरह से होती है। अब ये सेल वॉल है, इसके अंदर ये वैक्यूल होता है, इसका वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है। तो जब इसके अंदर पानी आ जाता है, पानी H2O, तो वो पानी जो है ना वो इस तरह से प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर की वजह से इस सेल के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है चारों साइड्स पे। तो अगर ये सेल वॉल ना होती तो ये सेल बस्ट कर जाता, फट जाता, लेकिन सेल वॉल की मजबूती की वजह से वो उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त करता है और उसको बियर करता है, जिसकी वजह से सेल सख्त तो हो जाता है लेकिन वो बर्स्ट नहीं कर पाता। इस चीज़ को कहते हैं टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी काज करता है, टर्जिड कहते हैं सख्त होने को। उसके बाद है स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ये हर सेल की आउटर मेम्ब्रेन को कहा जाता है। ये चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, बैक्टीरिया हैं, या कोई भी सेल ले लें, किसी किस्म का भी सेल है, हर सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन ही कहेंगे। थिन शीट लाइक कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स की जो है ये कवरिंग होती है। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और प्लाज्मा लीमा भी है। तो ये 2-3 नाम हैं, आपने याद रखने हैं। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो तकरीबन 60 to 80% होते हैं, ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। लिपिड्स जो हैं इसके अंदर 20 से 40% होते हैं,
और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्मॉल अमाउंट्स के अंदर होते हैं, यानी उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होते। इसके स्ट्रक्चर की अगर बात कीजिए तो इसके ऊपर एक मॉडल बेस कर रहा है जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। और ये मॉडल हमें क्या बताता है ये हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। ये साथ में सेल मेम्ब्रेन की मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है, पिक्चर लगाई हुई है, तो इसी से ही हम इसको डिस्कस करेंगे। कंसिस्ट ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। इसके अंदर लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, स्पेसिफिक किस्म के लिपिड्स हैं, उनकी बाइलेयर मौजूद होती है। बाइलेयर मतलब डबल लेयर। ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, उसके साथ दूसरा होता है इस तरह से, तो ये पूरी एक लेयर बन जाती है। ये अब बाइलेयर का मतलब क्या है, इस तरह से एक लेयर है और एक इस तरह से लेयर है, ये इसके अपोजिट बन जाती है, ये चीज़ होती है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। इसके दो हेड्स हैं, दो रीजन्स हैं, एक ये रीजन है और एक ये रीजन है। ये वाला जो रीजन है इसे हम हेड कहते हैं, हेड, और एक रीजन ये है जिसको हम टेल कहते हैं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये येलो वाले जो है ना ये हेड्स हैं, ये वाले, और इधर भी इस तरह से ये हेड्स हैं, लेकिन ये जो आपको ब्लैक में नज़र आ रहे हैं धागे से, ये टेल्स हैं इसकी। तो एक लेयर ऊपर वाली यहाँ से और एक लेयर इससे नीचे वाली, ये लिपिड बाई लेयर बन जाती है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है, ये आपको पता है लिपिड मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये इसकी वाटर के साथ उस तरह से नहीं बनती। ये वाटर के साथ इसका रिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं बनता। इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। अब इस लिपिड बाई लेयर के अंदर जो है वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल एम्बेड हुए होते हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये प्रोटीन है। एम्बेड का मतलब उसके अंदर धंसे होते हैं, उसके अंदर फिक्स होते हैं। बाज़ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बीच में फुली एम्बेडेड हैं, कुछ ऐसे हैं जो पार्शली एम्बेडेड हैं, यानी कुछ नज़र आ रहे हैं ऊपर की साइड पे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर मतलब इस तरह शेप के अंदर होते हैं। contain cholesterol prevents from stiffing and help in fusion of secretory vesicles। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी हैं जो इसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करते हैं। सॉरी, एक लाइन में छोड़ गया। प्रोटीन्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन सी लाइक फ्लूइड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं ना ये वाले, वो ऐसे इसके अंदर फिक्स हुई होती हैं, ऐसे लगता है जैसे एक सी के अंदर या समंदर के अंदर जो है वो आइस फ्लोट कर रही है, या आइसबर्ग्स जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये जैसे इसको आप पानी कंसीडर करें, सी, इसके अंदर ये एक आइसबर्ग है बड़ा सा, वो फ्लोट कर रहा है। और दूसरा, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेक्रेटरी वेजिकल्स को फ्यूज़ करने में हेल्प कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी वेजिकल का मतलब है कि बाहर से अगर कोई छोटा सा एक वेजिकल आता है, फूड वेजिकल है या कोई भी, उसके अंदर एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो वो आकर इधर जो है वो अटैच होता है। तो उसको अटैच करवाने के लिए जो है ये कोलेस्ट्रॉल हेल्प कर रहा होता है। और इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, इनको हम कंबाइंड ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। इनका काम क्या होता है, ये सेल सरफेस मार्कर के तौर पर काम कर रही होती हैं, यानी इस सेल को पहचान दे रही होती हैं कि ये किस तरह का सेल है। अच्छा, पेरिफेरल प्रोटीन्स का मतलब है जो बीच में बिल्कुल नहीं है जबकि कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हैं, उनको पेरिफेरल कहते हैं। और जो बिल्कुल उसके अंदर फिक्स हुई हुई हैं उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। और साथ में चैनल प्रोटीन्स, चैनल इसलिए कहा जाता है, आप देखें इसके अंदर एक छोटा सा आपको एक होल सा नज़र आ रहा होगा, तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ना, ये होल होता है, इनके अंदर रास्ता होता है। तो मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करवाने के लिए, एक्सचेंज करवाने के लिए जो है वो चैनल प्रोटीन्स जो है वो काम आती हैं। इसी तरह चैनल के साथ साथ एक और होती हैं, उनको कैरियर प्रोटीन्स कहा जाता है, तो वो भी यहाँ पर उनका इसी तरह से काम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर लिंक विद लिपिड्स। अगर कार्बोहाइड्रेट लिंक है लिपिड के साथ, हम उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अगर प्रोटीन के साथ लिंक है तो हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देंगे, क्योंकि ये जो वर्ड ग्लाइको है ना, ये ग्लाइकोजन से निकला है। ग्लाइकोजन जो है वो एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। अब इसके कुछ फंक्शन हैं। एक्ट्स एज बैरियर एंड गेट कीपर ऑफ सेल। ये सेल का बैरियर भी है और गेट कीपर भी है। इस वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को जो है वो, सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं या कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ये कुछ मटेरियल्स को तो पास होने देती हैं लेकिन कुछ को पास नहीं होने देती। सेमी, हाफ परमिएबल मतलब इजाज़त देना, तो इस वजह से ये कुछ को इजाज़त देगी, कुछ को नहीं देगी, इस वजह से ये सेमी परमिएबल है। जबकि जो सेल वॉल थी वो फुली परमिएबल है। तो सेल वॉल को हम परमिएबल कंसिडर करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जो हर चीज़ को अलाउ करते हैं पास होने में। तो ये जो गेट कीपर लिखा हुआ है ना वर्ड, ये इसी वजह से है कि ये सेमी परमिएबिलिटी की वजह से है कि कुछ को पास होने देंगे, कुछ को पास नहीं होने देंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अलाउड लिमिटेड मॉलिक्यूल्स टू पास, यानी लिमिटेड, जिसको चाहेगी उसको पास होने देंगी। नेक्स्ट है मेंटेन्स फिक्स इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एक फिक्स इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करके रखेगी कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं तो उनको बाहर निकालेगी, अगर कम है तो वो बाहर से उसको सेल के अंदर जो है वो रेगुलेट करेगी। रेगुलेटेड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, फूड मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस हैं, हार्मोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको जो है ये रेगुलेट कर रही होती है। आई थिंक स्टूडेंट्स ये इतना काफ़ी है आज के लेक्चर में, जिसमें हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कुछ डिफरेंसेस भी देखे हैं। तो बाकी का जो नेक्स्ट है वो फिर इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।